इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना ज़्यादा काम करने वाला इंसान, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में काम करने वाला इंसान, आखिर क्या वजह है कि वो अपनी सरजमीन पर आते हैं और उसके बाद उन्हें ये लगता है कि आज इस धरती को ज़रूरत है कि विकास यहाँ बैठे और यहाँ से काम करे और यहाँ के लोगों के लिए काम करे। प्रशांत जी, जैसा कि मैंने कहा आपको कि प्रशांत जी की सोच, पहले तो राजनीतिक समझ जो है उनकी वो अनपैरेलल्ड है। देश में शायद ही कोई हो जिनकी राजनीतिक सोच या समझ प्रशांत जी जितनी है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि राजनीति अगर सीखनी हो तो प्रशांत जी के समकक्ष रह के उनके पास रह के राजनीति सीखने का मौका मिले। परेशानियां तो कई सारी हैं मधुबनी में और मिथिला भर में, कई सारी परेशानी में मधुबनी बस गया हुआ है तो कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात है। हम हंस भी सकते हैं लेकिन ये वाकई ये दर्द अंदर है, दर्द है, दिल में टीस है। मधुबनी बहुत पिछड़ता जा रहा है, एकदम क्लियरली दिखता है। अगर आप सड़कों पे जाएं तो किसी एक गांव से जिला के अस्पताल तक आने में कम से कम 1.5 घंटा का समय लगता है। बिल्कुल। ये इसलिए नहीं क्योंकि दूरी ज़्यादा है, ये इसलिए क्योंकि सड़कों की जो हालत है वो बहुत जर्जर है। आके मधुबनी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ काम किया जाए। और इस काम के लिए कोरोना महामारी के ठीक बाद मैं सब अपना जो काम है सिंगापुर का उसको छोड़ करके मैं यहाँ आ गया और मधुबनी में पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा समय हो रहा है, 2-2.5 साल से मधुबनी में मैं लोगों को रोज़गार देने के काम में जुड़ा हुआ हूँ। बड़े संगठन के साथ मिलकर किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत व्यापक रूप से किया जा सकता है और उसी व्यापकता में कई गुना उछाल आ सकता है अगर आप सरकार में रह के ये काम करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है और ये मेरी सोच है कि जनसुराज से जुड़ के अपना जो इम्पैक्ट है उसको बड़ा करने का, ताकि अधिक से अधिक लोगों को की सहायता और अधिक से अधिक लोगों की सेवा में मैं अपना समय व्यतीत कर सकूं। दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं अपने मधुबनी के स्टूडियो में और हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं वो विकास कुमार महासेठ जी हैं। इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ये जो शख्स हैं हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी इनकी। विकास कुमार महासेठ इनका नाम है। पेशे से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं कहा जा सकता है और शुरुआती दौर में इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से की, एमबीए किया और एमबीए करने के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कई सारे उन मुल्कों में काम किया जिस मुल्क में काम करना लोगों का एक ख्वाब होता है। लेकिन उन्होंने सिर्फ काम नहीं किया बल्कि काम करने के बाद उस काम को छोड़ भी दिया और फिर पहुंचे अपनी सरजमीन हिंदुस्तान में और फिर यहाँ से एक दफ़ा फिर अपनी शुरुआत की और एक नया सेटअप लेकर के, अपनी बिजनेस मॉडल को लेकर के ये तैयारी करना शुरू करते हैं और फिर हिंदुस्तान की सरजमीन से दुनिया के अलग अलग मुल्क में, चाहे वो सिंगापुर हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, अलग अलग मुल्कों में जा करके इन्होंने काम किया और ऐसा काम किया जिसकी वजह से न सिर्फ उन मुल्कों को बल्कि इस हिंदुस्तान की सरजमीन को और यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। आज हमारे साथ विकास जी हैं। आपको बता दें कि वैसे तो ये एक बिजनेसमैन हैं और आजकल राजनीतिक गलियारों में भी इनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच शादाब। सबसे पहली बात जो मैं आपको जानना चाहूँगा कि अपने बारे में, वैसे तो आपका वेबसाइट हमारे पास है, आप एज ए रिटेल डोमेन एक्सपर्ट हैं, आईटी में आपका बहुत एक अच्छा खासा नाम है, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके मुँह से ये सुनना चाहूँगा कि कौन है विकास कुमार महासेठ। तो मेरा आज का परिचय जो है वो ये है कि मैं मिथिला का लाल हूँ और यहीं मधुबनी जयनगर से मेरा पैतृक गांव हुआ और वहाँ का हूँ। मेरा जो व्यावसायिक परिचय है वो पास्ट का परिचय है। आज जो काम कर रहे हैं और जिस काम में लगे हुए हैं उसके बारे में ज़्यादा बोलना चाहूँगा। तो मेरी हमेशा से ये इच्छा रही है कि मधुबनी जो कि हर मानक में, विकास के मानकों में पिछड़ता जा रहा है, उसको किस तरीके से मधुबनी के लोगों को के काम में आ सकूं, उनकी सहायता कैसे कर सकूं, और उस काम में मैं जुड़ा हुआ हूं। लेकिन चूंकि आपने व्यवसाय की बात कही तो 2 मिनट में आपको व्यवसाय के बारे में भी बता दूं। जैसा कि आपने कहा, मैंने एमबीए की पढ़ाई कंप्लीट की देश के
टॉप इंस्टीट्यूट्स में फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ आता है, वहाँ से मैंने एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने काम किया कुछ 1 साल। काम करने के दौरान मुझे मौका लगा कि विदेशों में भी जाके काम कर सकूं, तो मैंने विदेशों में भी काम किया और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। ये बिजनेस जो है वो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में है। चूँकि बैंगलोर से हमारी शुरुआत रही तो सॉफ्टवेयर एक तरीके से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था हमारे लिए, और सॉफ्टवेयर का काम हमने बैंगलोर से शुरू किया और उसके बाद हमने फिलीपींस में अपना बिजनेस खोला और उसके बाद हमने सिंगापुर में, इंडोनेशिया में और थाईलैंड में अपने बिजनेस का विस्तार किया। आज की तारीख में हम 250 से ज़्यादा कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं और इस काम में मैं पिछले कई साल से सिंगापुर में बेस्ड हूँ और सिंगापुर से काम कर रहा हूँ। लेकिन इस दौरान दिल में हमेशा ये एक आस थी कि आके मधुबनी के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ काम किया जाए। और इस काम के लिए कोरोना महामारी के ठीक बाद मैं सब अपना जो काम है सिंगापुर का उसको छोड़ करके मैं यहाँ आ गया और मधुबनी में पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा समय हो रहा है, 2-2.5 साल से मधुबनी में मैं लोगों को रोज़गार देने के काम में जुड़ा हुआ हूँ और यही काम है मेरा। किस तरह का रोज़गार सर आप यहाँ के लोग? जी, तो देखिए मधुबनी में स्किल्स का गैप है, क्योंकि पढ़ाई तो होती है लेकिन पढ़ाई में जो स्किल्स चाहिए उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती। गिवन दैट, और यहाँ पे खासकर मधुबनी में रोज़गार की जो आयाम है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम है, तो इसीलिए हमने कुछ कंपनियों के साथ करार किया और उन कंपनियों को अच्छे कर्मठ लड़कों की ज़रूरत होती है जो जा कर के उनके साइट पे काम कर सकें। तो इस तहत हमने L&T के साथ काम किया है और कई लड़कों को हमने मधुबनी ज़िला से लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है, वहाँ टेक्नीशियंस के रोल में एम्प्लॉय करवाया है। अच्छा, मतलब जिस फील्ड के लायक रहा उसे उस जगह आपने भेजने का काम किया। ये सिलसिला कब से जारी है? कोरोना काल से? कोरोना काल के ठीक बाद से करीब 2.5 साल हो गए, 31 महीने हो गए इस काम में हम जुड़े हुए हैं। और हमारी एक संस्थान है यहाँ पे जिसका नाम है उद्यम, उसके अंतर्गत काम होता है। अच्छा। अब क्विकली ट्रांजिशन करते हैं कि जनसुराज में हम क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो मैंने आपको एक बात जो बताई नहीं थी कि राजनीतिक गलियारों में सर है कहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन्होंने जो कुछ बातें बताई वो उसका प्रमाण अगर आपको देखना हो तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हैं, www.vikaskumar.com पे आप जा करके वहाँ पर सर के बारे में तमाम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना पढ़ा लिखा इंसान, इतना ज़्यादा काम करने वाला इंसान, दुनिया के अलग अलग मुल्कों में काम करने वाला इंसान, आखिर क्या वजह है कि वो अपनी सरजमीन पर आते हैं और उसके बाद उन्हें ये लगता है कि आज इस धरती को ज़रूरत है कि विकास यहाँ बैठे और यहाँ से काम करे और यहाँ के लोगों के लिए काम करे। और इसके लिए ये अभी बिहार में जो एक उभरती हुई पार्टी के तौर पर उभर रही है कि अभी जनसुराज पदयात्रा चल रहा है, पूरे मधुबनी ज़िला से भी पदयात्रा निकला और अलग अलग अन्य कई सारे ज़िलों से निकला। इस ज़िले में जब ये पदयात्रा निकल रहा था तो हर जगह लगभग जगहों पर सर को देखा गया। उसके पीछे की वजह जो कुछ भी हो, वो राजनीतिक वजह हो सकता है, वो सामाजिक वजह हो सकता है, वो अलग अलग वजह हो सकती है। लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारी पार्टियाँ थी, पार्टीज़ हैं अभी अवेलेबल, अभी तो जनसुराज एक पार्टी बनी नहीं है, वो बन सकती है। आप चाहते, आपके पास करियर था, बहुत बेहतरीन करियर था, आपने उसे साइड में रखा, एक साइड बिजनेस के तौर पर आप अब एक नई धारा में आप आना शुरू कर रहे हैं। तो आपने राजनीतिक तौर पर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि चलो राजद ज्वाइन कर लेते हैं, जेडीयू ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं, सीधे चुनाव लड़ते हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा के मेंबर बनते हैं या फिर लोकसभा के मेंबर बनते हैं और अच्छी राजनीति करते हैं। आपने ये क्यों पसंद किया कि आप डायरेक्ट जनसुराज के लिए चले गए? तो मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मेरी मुलाकात जनसुराज के जो मुख्य सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उनसे फरवरी 2022 में मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई। अच्छा। और उनकी जो सोच है, उनका जो विज़न है, उससे मैं काफ़ी प्रेरित हूँ। उनकी सोच
और जो जिस तरीके से वो किसी भी सोच को कार्यान्वित करने का, एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, उस सोच से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। वैसी ही कुछ सोच मेरी भी है और इसीलिए मैंने प्रशांत जी के साथ काम करने का फैसला लिया। और जैसा कि मैंने कहा, ये मेरा सौभाग्य है। इसके पीछे भी आपका जो दूसरा प्रश्न था वो ये था कि जनसुराज से क्यों जुड़े हैं। तो एक नया प्रयास हो रहा है बिहार में, और बिहार की जो स्थिति है पिछले 30-32 साल से जो दुर्दशा बनी हुई है, उसको सुधारने के में प्रशांत जी बहुत बहुत प्रयत्नशील हैं। वो पदयात्रा कर रहे हैं। उनकी मेहनत निश्चित रूप से रंग लाएगी बिहार के लोगों के लिए, और ये प्रेरणा का स्रोत है। इसीलिए मैं जनसुराज से आज की तारीख में जुड़ा हुआ हूँ। आखिरी बात ये रही कि मैं सोशल सर्विस का काम अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहा था, तो इसमें पॉलिटिक्स या राजनीति कहाँ से आ गई। ये मेरी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत सोच है कि अगर कोई समाज सेवी अपने व्यक्तिगत तौर पे कोई काम कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है उसका सोसाइटी पे, हो सकता है वो 2000-3000 लोगों की जिंदगियों को छू सके। बिल्कुल। अगर वही प्रयास बड़े संगठन के साथ मिलकर किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत व्यापक रूप से किया जा सकता है, और उसी व्यापकता में कई गुना उछाल आ सकता है अगर आप सरकार में रह के ये काम करते हैं। तो हमारा ये प्रयास है और ये मेरी सोच है कि जनसुराज से जुड़ के अपना जो इम्पैक्ट है उसको बड़ा करने का, ताकि अधिक से अधिक लोगों को की सहायता और अधिक से अधिक लोगों की सेवा में मैं अपना समय व्यतीत कर सकूं। और अगर हम सरकार में आए, अगर मुझे ये मौका दिया गया, तो इस जो मेरी सोच है उसको काफ़ी हद तक पॉलिसी में कार्यान्वित किया जाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन का काम हम करेंगे। चलिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो प्रशांत जी का विज़न है जी, और जो आपका विज़न है जी, कहीं ना कहीं आकर के मिल रहा है, और यही वजह है कि आप प्रशांत जी के साथ जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत जी, जैसा कि मैंने कहा आपको कि प्रशांत जी की सोच, पहले तो राजनीतिक समझ जो है उनकी, वो अनपैरेलल्ड है। देश में शायद ही कोई हो जिनकी राजनीतिक सोच या समझ प्रशांत जी जितनी है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि राजनीति अगर सीखनी हो तो प्रशांत जी के समकक्ष रह के, उनके पास रह के राजनीति सीखने का मौका मिले। इसके अलावा, जैसा कि मैंने कहा आपको, जो भी बात वो करते हैं, जैसे वो कह रहे हैं कि हर पंचायत में अच्छी नौकरियां, अच्छे रोजगार का प्रबंध करने की बात वो कर रहे हैं, तो उसका प्रबंध, उसका जो ढांचा है उनके दिमाग में तैयार है, और वो कई सारे विशेषज्ञ हैं उनके साथ मिलकर ये ढांचा तैयार करते हैं। तो ये जो है, ये उनकी खासियत है। वो कुछ भी खोखला प्रॉमिस नहीं करते हैं, और ये जो है, ये जो खासियत है उनकी, वो बहुत आकृष्ट करती है हम जैसे लोगों को। इसीलिए मैं प्रशांत जी के साथ आज जुड़ा हुआ हूँ। चलिए, तो ये सर हैं, सर बता रहे हैं कि किस तरह से, क्या वजह है कि आखिरकार इन्हें जो है प्रशांत किशोर के साथ जाना अच्छा लगा। आप जानते हैं, प्रशांत किशोर किसी कहा जा सकता है कि वो परिचय के मोहताज नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जिसने आज हिंदुस्तान के अलग अलग सूबे में अपना मुख्यमंत्री बना रखा हुआ है। लोग जो है अपना एक विधायक चुनते हैं, उन्होंने एक कहीं ना कहीं जो है अपना एक बड़ा चेहरा और बड़ा छाप छोड़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों में, लगभग 6-7-8 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये कम बड़ी बात नहीं। और ऐसे में अगर सर उनके साथ जुड़ रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है, और ये वाकई सही लगता है कि उनके साथ इसलिए जुड़ा जाए क्योंकि वो एक राजनीतिक बेहतरीन समझ रखते हैं। सर, अगर बात करें मधुबनी के बारे में, चूँकि आप अलग अलग दुनिया के अलग अलग कोने में गए, मधुबनी में जब आप आए होंगे यहाँ से जाने के बाद, एक तो आपका पहला वक्त था जो आप DU से पहले आप यहाँ वक्त गुजारे होंगे, उसके बाद आप DU में गए और फिर वहाँ से आपने अन्य अलग अलग मुल्कों का सफ़र किया। उसके बाद जब आप मधुबनी आए, क्या आपको ऐसा लगा कि मधुबनी जो है वो बहुत पीछे हो गया है, या फिर इन्हें बहुत इस जगह को बहुत पीछे कर दिया गया है? क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? आंकड़ों के हिसाब से जाएं
तो आज की तारीख में मधुबनी में मासिक आय मात्र 3,750 रुपये प्रति व्यक्ति है, मात्र। अगर आंकड़ों के हिसाब से जाए तो ये जो आमदनी की रकम है वो बहुत छोटी है। 100 रुपये पर डे के हिसाब से करीब 100 रुपये, करीब 100 रुपये। और ये जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं है और एक कुचक्र कह सकते हैं, इसमें मधुबनी और हमारा संपूर्ण मिथिला प्रदेश फंस गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए लोग निवेश नहीं कर रहे, इसलिए रोजगार नहीं उत्पन्न हो रहे, रोजगार नहीं है, इसके कारण लोगों की आमदनी में कमी निरंतर आती जा रही है। और कई सारे राज्य बिहार से तो आगे खींच ही रहे हैं और खासकर मधुबनी बहुत पिछड़ता जा रहा है। एकदम क्लियरली दिखता है। अगर आप सड़कों पे जाएं तो किसी एक गांव से जिला के अस्पताल तक आने में कम से कम 1.5 घंटा का समय लगता है। बिल्कुल। ये इसलिए नहीं क्योंकि दूरी ज़्यादा है, ये इसलिए क्योंकि सड़कों की जो हालत है वो बहुत जर्जर है। अगर आप शिक्षा की स्थिति देखें तो शिक्षा में भी स्कूलों की स्थिति बहुत जर्जर है और लोगों का, लेकिन ये सारी चीज़ों में सुधार किया जा सकता है जिस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी है वो लोगों में एक बार फिर से विश्वास जगाने की है कि हम मिथिला के वासी हैं और हम ये काम खुद कर सकते हैं और ये काम हमें दिया गया है कि हम अपनी जो परिस्थिति है उसमें जो इम्प्रूवमेंट है उसको ला सकें। और वो जो विश्वास, जो बिलीफ सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का काम जो है वो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम है जो करना चाहिए। बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आज अगर हमारे ज़िले की बात की जाए या मिथिला क्षेत्र की बात की जाए, नेताओं की अपनी गलतियां हैं, तमाम लोगों का अपना अपना एक रोल है, लेकिन अगर बात करें जनता की, जनता ने अपना फर्ज निभाना छोड़ दिया है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जनता सवाल नहीं करती है, जनता नेताओं से ये पूछना नहीं पसंद करती है कि भैया ये काम क्यों नहीं हुआ, अगर हमारे यहाँ बिजली नहीं आई तो क्यों नहीं आई, हमारे स्कूल में बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे? आपको लगता है कि अगर जनता इन तरह के सवाल में अगर शामिल हो जाता, इस तरह के सवालात सही करने शुरू कर दे तो प्रशांत किशोर को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर कहा जा सकता है कि एक महासेठ को इतना बड़ा सब कुछ उनके पास था, उसके बावजूद उन्हें छोड़ करके यहाँ नहीं आना पड़ता? प्रशांत जी, अगर आप उनकी पदयात्रा में शामिल हुए हैं तो आपको एकदम क्लियर रहेगा कि प्रशांत जी एग्जैक्टली यही बात कहते हैं कि जनता ने शायद सवाल करना छोड़ दिया है। प्रशांत जी कहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को देख के वोट दीजिए, अपनी जाति, अपने धर्म को देख के वोट नहीं दीजिए और छोटे प्रलोभन में फंस करके वोट नहीं दीजिए। और इसी से विकास होगा मधुबनी में और बिहार भर में। तो जैसा कि आपने कहा कि जनता ने सवाल करना छोड़ दिया है, उसमें बदलाव का प्रयास प्रशांत जी कर रहे हैं और हम सब मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, इत्तेफाक है कि आपका नाम विकास है जी, तो मैं क्या ये मान के चलूं कि आने वाले वक्त में प्रशांत किशोर जी मधुबनी के विकास के लिए विकास को चुनेंगे? ये तो संगठन का और प्रशांत जी का और संगठन में जो हमारे अभिभावक हैं उनके दिशा निर्देश पे ये डिसीजन लिया जाएगा। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि मैं चुनाव लड़ूं तो मैं नतमस्तक होकर के ये भार स्वीकार करूंगा और निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आप सिस्टम के अंदर रह के सरकार बना करके बदलाव करने का प्रयास करते हैं तो आपका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, जैसा कि अभी पदयात्रा था, अभी मधुबनी से निकले प्रशांत जी कुछ ही मुझे लगता है कुछ ही हफ्ते हुए हैं जब वो यहाँ से गए और आप भी इस पूरे पदयात्रा में शामिल रहे। अगर बात करें मधुबनी के कोर समस्याओं के बारे में, तो एक तो हमारे यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं हैं, ये बहुत आम सी बातें हैं, सड़कें नहीं अच्छी है, अस्पताल में काम नहीं हो रहा है या फिर स्कूल सिस्टम अच्छे नहीं है। लेकिन आपको वो 2-4 कमियां क्या महसूस हुई जिन पर लोगों की नज़र नहीं है, आम जनता को मालूम नहीं है कि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ समस्या है और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए था? अगर ये निकल जाता
तो मधुबनी वासी के लिए, मिथिला वासियों के लिए एक बहुत अच्छा कहा जा सकता है ये अवसर हो सकता था कि हमारे लोग जो हैं यहाँ रह करके अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर कर सकते थे, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ता। और तरह तरह की चीज़ें, जैसे एज एग्जाम्पल अगर बात की जाए, जैसे खेती है, बहुत लोगों को ये लगता है कि यार खेती करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ छोड़ करके खेती कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं खेती करूंगा और खेती करके दिखाऊंगा कैसे पैसा कमाया जा सकता है और कैसे वाइट तरीके से एक बहुत अच्छा अपना भी रोजगार और दूसरों को भी रोजगार दिया सकता है। किस तरह की परेशानियां आपको लगी यहाँ पर? परेशानियां तो कई सारी हैं मधुबनी में और मिथिला भर में, कई सारी परेशानी में मधुबनी बस गया हुआ है तो मैं कह सकते हैं दुर्भाग्य की बात है, हम हंस भी सकते हैं, लेकिन ये वाकई ये दर्द अंदर है, दर्द है, दिल में टीस है। जी जी। अब सबसे बड़ा बदलाव जो होना चाहिए वो लोगों में ये विश्वास अपने आप पर जागृत करना होगा कि हमें बदलाव संभव है और हम बदलाव के स्रोत हैं। द चेंज स्टार्ट्स विथ मी। उदाहरण के तौर पे कई बार हमने देखा कि लोग बोलते हैं कि यहाँ पे चीनी मिल बंद हो गए, जिसके कारण रोजगार नहीं है यहाँ पे। सच्चाई है, लेकिन 4 चीनी मिल में कुल मिलाकर के 2400 सीधे सीधे लोग एम्प्लॉयड थे। 2400 लोगों को अगर नौकरियां मिल भी जाएं तो मधुबनी में बड़ा बदलाव शायद नहीं आएगा। तो इसीलिए लोगों को सरकार के ऊपर आश्रित होने के बजाय अपने आप पर यह विश्वास करना होगा, रोजगार नहीं स्वरोजगार की तरफ बढ़ना होगा। नौकरी लेने वाले नहीं नौकरी देने वाले बनना होगा। और अगर सारे लोग निवेश के लिए इंतजार कर रहे हैं तो शायद हमें काफी देर तक निवेश के लिए इंतजार करना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में यह है कि हम किसी न किसी तरीके से आमदनी में बढ़ोतरी लाएं। अगर लोगों की आमदनी, अगर फैमिलीज की आमदनी बढ़ेगी तो कई सारी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। उदाहरण के तौर पे अगर सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी नहीं है या समय लग रहा है तो प्राइवेट स्कूल्स अपने आप उमड़ के आएंगे, क्योंकि यहाँ डिमांड बढ़ेगा और प्राइवेट स्कूल में गुणवत्ता शायद ज़्यादा हो। यही चीज़ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला कदम जो है वो यहाँ पे लोगों को विश्वास दिलाना है कि हम बदलाव ला सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ऑफ अटैक जो रहेगा वो ये है कि आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। ये 2 pronged अप्रोच हमारा रहना चाहिए। अच्छा विकास जी, बहुत ज़्यादा लंबा बातचीत नहीं करेंगे, एक बात 2 चीज़ें और जानना चाहेंगे कि ठीक है, कल को मान लेते हैं कि अभी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अभी जो चुनाव होना है, अभी जो 25 में चुनाव होना है उसमें ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, सर खुद चुनाव 24 में 2024 की लोकसभा चुनाव में नहीं, पर आप अपना प्रश्न पूरा। मेरे ख्याल से 24 में जो है आप चुनाव में नहीं हैं। अगर आप आगे आते हैं या फिर आप हैं 24 में चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप ये प्रश्न जनसुराज के तहत करेंगे तो प्रशांत जी ने पब्लिक फोरम में भी कहा है कि अभी चुनाव लड़ना उनकी प्राथमिकता नहीं है, ये उनका दिशा निर्देश है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 में वो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। राज्य स्तर पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, राज्य स्तर पर, और हमारी ये पूरी कोशिश है कि सरकार में बदलाव लाई जाए और व्यवस्था में बदलाव लाई जाए। अच्छा, लेकिन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। अगर दिशा निर्देश हो हमारे सूत्रधार का और हमारे संगठन का, तो हो सकता है जनसुराज के कुछ एक उम्मीदवार 2024 के चुनाव में भी उतरेंगे। हो सकता है वो लोग उतरेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे एज इंडिपेंडेंट, चूँकि उस समय तक पार्टी नहीं संगठित या नहीं बनी होगी और जनसुराज का बाहर से सहयोग और समर्थन रहेगा। अच्छा, मानते हैं कि अगर 2025 में आप लोग चुनाव लड़ लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 2025 में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप 2025 में चुनाव लड़ते हैं और आपको मधुबनी से टिकट दे दिया जाता है, आप पूरे मधुबनी को संभालने के लिए तैयार हैं, तो कौन सा वो 2-3-4 काम होगा जो आप मधुबनी के लिए
आप पूरे मिथिला क्षेत्र को छोड़ देते हैं, हम लोग बात करेंगे मधुबनी के लिए। किस प्रमुखता के साथ काम करेंगे और कौन वो 2 4 5 काम होगा जिसे आप करना पसंद करेंगे? तो कुछ एक कार्यक्रम जो है हमारे, वो ये है कि मधुबनी में जो स्किलिंग कैसे की जाए लोगों की, ताकि लोग सर्विसेज सेक्टर में, यानी सर्विसेज सेक्टर में उनको जॉब्स मिल सके। इस पे काम करेंगे हम। दूसरा काम, चूंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो एग्रीकल्चरल इनकम कैसे बढ़ाई जाए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे धान की खेती होती है। धान में प्रति एकड़ अंदाजन 26,000 रुपए की आमदनी होती है सालाना। अच्छा, प्रति एकड़। और इसी का अगर आप इसकी तुलना करें पंजाब से, तो वहाँ 76,000 रुपए तक की आमदनी होती है प्रति एकड़। 50,000 ज्यादा, 3 गुना ज्यादा। तो यहाँ किसी न किसी वजह से गैप है, उत्पादकता में गैप है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज में गैप है, और इन सबको पाटना होगा। ये एग्रीकल्चर के प्रति हमारी सोच है, मेरी सोच है। तो मैंने पहला कहा कि स्किल्स, खासकर सर्विस सेक्टर में स्किल्स। अगर हम बड़े इंडस्ट्रीज का इंतज़ार करेंगे तो शायद समय लगेगा, लेकिन अगर आप मधुबनी में देखें, अगर आप बेनीपट्टी में देखें, अगर आप मधवापुर में देखें, हर जगह 2 व्हीलर्स की शोरूम्स बनी हैं। हर उस शोरूम में लोगों को एसोसिएट्स की ज़रूरत है जो कि कस्टमर के साथ बातचीत कर सकें। तो रोज़गार का बहुत बड़ा आयाम यहाँ अवेलेबल है और उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी बात करें, आपने बहुत अच्छी बात आपने बताई कि किस तरह से काम किया सकता है। मुझे लगता है कि मधुबनी को छोड़िए, अगर पूरे बिहार पे बात करें, या बिहार के आजकल हिंदुस्तान में ऐसी ही नेतागिरी हो रही है कि वहाँ नेताओं को खुद पता नहीं है कि करना क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जैसे लोग जो हैं बहुत चीज़ों को छोड़ करके, त्याग करके पहुँचते हैं कि कुछ अच्छा किया जा सके। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में नेता बनने के लिए कोई आदमी अगर पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो उसके लिए उसे पढ़ा लिखा होना ज़रूरी ही है, या फिर बगैर पढ़े लिखे भी कोई पढ़ाई कर सकता है? क्योंकि ऐसा होता है, जैसे एक चीज़ अभी हमारे आपके जो नेता हैं वो ख़ास करके उनके हर जहाँ जहाँ वो पहुँचते हैं वहाँ वहाँ वो तेजस्वी यादव को लेकर के अक्सर वो कहते हैं कि 9वीं फेल है, और ये बातें बार बार कही जाती है। हालांकि वो ये ज़रूर कहते हैं कि मैं उन्हें कुछ ऐसी बात कह नहीं रहा हूं, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है और क्या आपको समझ में आ रहा है इससे? जी। 2-3 चीज़ें हैं। बिल्कुल। पहला ये, क्या आपकी पढ़ाई या आपकी पढ़ाई राजनेता बनने के लिए कितनी ज़रूरी है? शायद थोड़ी ज़रूरत है इसकी। और हमारे, अगर हम अपने पार्लियामेंट को आज देखें, जितने भी 500 प्लस हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, करीब करीब सारे लोग ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उल्टा है। अगर आप हमारे मंत्रिमंडल को देखें तो ये शर्म की बात है, लेकिन कम से कम 5 लोगों का नाम है जिनके नाम के आगे लिखा है निरक्षर। बिल्कुल। निरक्षरता अपने आप में डिस्क्वालीफायर नहीं हो सकती, लेकिन निरक्षरता से आपकी जो सोचने की क्षमता है उसमें वो बहुत सीमित हो जाती है। तो आपको लगता है कि निरक्षरता को कहा जा सकता है कि वो -1 तो हो सकते हैं? बिल्कुल। लेकिन 1 नहीं हो सकते हैं। 0 नहीं हो सकता है, लेकिन अगर 1 से 10 के स्केल में देखा जाए, 10 जो है एकदम सुपरलेटिव है, तो निरक्षर जो इंसान है, चूंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है और उनकी जानकारी शायद सीमित हो, तो वो 2 से 3 के आगे नहीं जा सकते। और ये कई हद तक हमारे बिहार राज्य को पीछे खींच रहा है। बिल्कुल। मैं तेजस्वी यादव के बारे में व्यक्तिगत रूप पे से उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन अगर उनकी कैबिनेट देखी जाए तो कम से कम 4 या 5 लोग हैं जिनके नाम के आगे निरक्षर लिखा हुआ है। दुर्भाग्य है हमारा। जी बिल्कुल। ये सवाल मैंने असल में इसलिए नहीं पूछा है क्योंकि मुझे इस पे क्लैरिफिकेशन चाहिए। मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि ये आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो पूछती है
ये अफसोस की बात है, वाकई बेहद अफसोस की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में ख़ास करके अगर बिहार, उत्तर प्रदेश या इस आसपास के स्टेट की बात की जाए तो वहाँ पर ये परेशानी होती है कि लोग जब अपना नेता चुनते हैं तो उनमें क्वालिफ़िकेशन नहीं देखते हैं। क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत बड़े ग्रेजुएट हो, लेकिन उनका व्यक्तिगत जो जीवन है, कम से कम उनका जो बैकग्राउंड है वो बेहतर हो। अगर कोई नेता आपके सामने आता है और जो उसके बारे में आपको ये जानकारी मिलती है कि नहीं, उस साहब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, एमबीए करने के बाद उन्होंने काम किया है, और ऐसा नहीं है कि कुछ इस तरह का काम किया, उसने ऐसा काम किया है जिससे न सिर्फ जहां काम किया उसे, बल्कि अपनी सरजमीन को बहुत फायदा हुआ, और अगर उसके बाद वो राजनीति में उतरना चाहते हैं तो ऐसे लोगों का खैर मकदम होना चाहिए, इस्तकबाल होना चाहिए। और मैं व्यक्तिगत रूप से सर आपका बेहद इस्तकबाल करता हूँ इस पूरे चीज़ को जानने के बाद कि आपने इतना कुछ छोड़ा है और उसके बाद अगर आप यहाँ आकर के काम करना चाहते हैं। बाकी फैसला हमेशा जनता का ही होता है, पब्लिक ही ओनर है, और उन्हें चाहिए कि वो चयन करने में थोड़ा सा सोचे। और मुझे एक चीज़ जो प्रशांत किशोर जी के भाषणों में बहुत अच्छी लगती है, वो ये लगता है कि जब वो कहते हैं कि जब वोट दीजिए तो आप ये मत सोचिए कि क्या काम होना है, हॉस्पिटल बनेगा, सड़कें बनेंगी, ये बनेगी, वो बनेगी। आप अपने बच्चे का चेहरा देखिए। बच्चे का चेहरा देखने का ही मतलब होता है कि अपने बच्चे के भविष्य को देखिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इस विज़न के साथ काम करना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया, तो ये बहुत काबिल मुबारकबाद है। बाकी सर, आप मधुबनी ज़िला वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो ज़रूर 2-4 शब्द में कहिए। एक तो सबसे पहले कि जिस खुले दिल से मधुबनी वासियों ने मुझे वापस एक्सेप्ट किया, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करना चाहूँगा। और इसके अलावा मधुबनी में कई सारी काम की जा सकती है। हमारे लोग, हमारे युवा बहुत कर्मठ हैं। विश्वास की ज़रूरत है, विश्वास बनाए रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और केवल सरकार पे निर्भर न रहें। ये 3 मुख्य संदेश हैं जो मधुबनी वासियों को मैं देना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया है और वाकई बहुत अच्छा लगा। पहली बार बातचीत हुई है आपसे। तो ये हमारे साथ जो हैं विकास कुमार महासेठ जी हैं, और आने वाले वक्त में राजनीतिक गलियारों में एक बड़ा नाम हो सकता है। और चूँकि आप जानते हैं प्रशांत किशोर जी जो हैं वो राजनीति में अभी उतरे हैं, और राजनीति में अभी उतरे हैं का मतलब ये नहीं है कि अभी अभी नया पॉलिटिक्स उन्होंने करना शुरू किया है, बल्कि उनके अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड को आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस लेवल के नेता हैं। और अगर उनसे ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग जो हैं उनसे जुड़ रहे हैं, तो ये यकीनन इस बात की यकीन दिहाई दिलाती है, एक तरह से यकीन आता है कि अगर ऐसे ऐसे लोग जुड़ रहे हैं तो वो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। वरना ऐसे ही लोग बड़े बड़े पद को छोड़ करके नेता बनने के लिए तो कम से कम वो भी बिहार में तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई आ रहा है इस विज़न के साथ कि वो काम करना चाहते हैं, तो ये वाकई काबिल मुबारकबाद है। और मधुबनी ज़िला के वो लोग भी मुबारकबाद के पात्र हैं जो लोग आज ऐसे ऐसे शख्सियत को चुनना पसंद कर रहे हैं, और वाकई जो ये कहते हैं कि आप जैसे लोग यहाँ रहिए और यहाँ रह करके काम कीजिए, ताकि इस जगह की भी कामयाबी हो, आसपास के लोग भी कामयाब हो सके, और कहीं ना कहीं हमारा ज़िला अगर बेहतर होता है तो आने वाले वक्त में हम हों, हमारी नस्लें हों या फिर उनकी नस्लें हों, अगर वो इस चीज़ को देखेगी कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ बेहतर फैसला लिया, तो एक बेहतरीन कदम होगा। और वाकई जिस तरह की ये सरजमीन है बिहार की, अगर बात करें बिहार की राजनीतिक अगर परिप्रेक्ष्य को देखा जाए, तो ये बात यकीनन कहा जा सकता है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप बदलाव नहीं करते, और एक डेमोक्रेसी का भी ये सिस्टम है कि बदलाव होनी चाहिए, यही वजह है कि आपको 5 साल के लिए नेता चुनने का ऑप्शन दिया गया है। वो अलग बात है कि कुछ लोग हैं जो गद्दी पर कई सालों से बैठे हैं। बाकी देखते हैं वक्त के साथ क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।